नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका 12वां नंबर चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बाद इसके पहले हमने टोटल 11 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहले हम लोग प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने देखी। फिर 9वां जो था आपका वो इकोलॉजी का था और 10वां पॉल्यूशन का था। तो ये सब सारी चीज़ें हमने वीडियो में कवर कर रखी। अब हम लोग इस वीडियो में 12 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, डर्मेटो तो पिको आता है ना, क्रीम वगैरह जो इसकी से जो स्किन से रिलेटेड क्रीम होता है वो डर्म के नाम से आते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। और अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के, अब इसमें शाखा की बात कर रहा है। ठीक है, जंतुओं में भी अलग अलग तरह की शाखाएं हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन आप देखेंगे अस्टियोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है, और जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है ना ये। तो इम्यून क्या होता है, जो जीवों से संक्रमण जो होता है वो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध बनाता है। तो जो आप देखेंगे वैक्सीन वगैरह होता है उसमें यही प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, उसी को इम्यूनोलॉजी बोलता है। ठीक है, पैलियो ओंटोलॉजी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक। तो इसमें आप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीड़ों का अध्ययन को आप क्या बोलते हैं, तो इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। तो आप इसमें देखेंगे एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं छठा नंबर, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तितलियों का तितलियों के अध्ययन को बोलते हैं लेपिडेरेटेलॉजी। ठीक है, मछलियों का अध्ययन मछलियों का अध्ययन मछलियों का अध्ययन को बोला जाता है आपका इक्यू इक्विथिलॉजी। ठीक है, और आप इसमें देखेंगे कि तो ये अध्ययन हो गया। अब इसमें एक कल्चर होता है। कल्चर का मतलब होता है संवर्धन। संवर्धन यानी खेती एक तरह से बोल सकते हैं। तो मछलियों की जो खेती होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। तो जब कल्चर आ जाएगा तो उसका मतलब है कि वो खेती से रिलेटेड है। और लॉजी जहाँ पे रहेगा मोटा मोटी वो मान के चलिए वो उससे रिलेटेड स्टडी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजी है तो जाहिर सी बात है अध्ययन की बात हो रही होगी। तो ऑर्थिनोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी अभी लॉजी की सब बात हो रही है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में आप देखेंगे ऊतक टिश्यूज की बात की जाती है। ठीक है, टिश्यूज वगैरह की अगर अध्ययन हो रहा है उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। घाव वोंड का अध्ययन जो है कि वो क्या कहलाता है, उसमें आप देखेंगे ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको घाव का अध्ययन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर हो गया। अब मैं 11वें नंबर पे चलता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे पहला जो 11वां नंबर है उसमें है कि कैंसर संबंधी जो रोग है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है। तो वहाँ पे कैंसर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, मोलस्का समुदाय के जंतु को कवच का अध्ययन कहलाता है। जो मोलस्कस वगैरह होते हैं ना उसके समुदाय के जंतु को कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांकोलॉजी। ठीक है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ऊपर हम लोग देख चुके हैं जेनेटिक्स के बारे में, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर वगैरह आप देखेंगे उसमें चीज़ें बदलती हैं तो उसको यूथेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान के साथ, जिसमें नलिकाएं वगैरह नहीं रहती हैं उसमें आप जो अ, जो चीज़ें आप देखते हैं उसमें जो अध्ययन होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव प्रजाति की उन्नति
का अध्ययन करता है। अभी हमने ऊपर ही एक चीज़ देखी थी कि उसमें जो है इन्वायरमेंट वगैरह को सुधार को, नस्ल को सुधारा जाता है, ठीक है, नस्ल को, तो उसको यूजेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये आया था ना पहले भी, तो इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मछलियों तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का जो अध्ययन था वो क्या कहला रहा था? तो वो इक्विथोलॉजी कहा जाता है। उसमें रोग, अब अध्ययन होगा तो उसमें रोग वर्ग है इक्विथोलॉजी, और इससे जो रिलेटेड जो खेती है उसको क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर बोलते हैं, ठीक। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है, ठीक है, तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जंतु के विज्ञान के अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का मॉर्फोलॉजी का अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे कि जंतु विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, ठीक है। वो जेनेटिक्स अनुवांशिकी ही होता है उसमें भी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे आ गया वातावरण, तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी में तो यही होता है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है उसका यही अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं, तो मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी, मायोलॉजी। आगे चलते हैं 23 नंबर पर, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है, सुना होगा ये टर्म आपने। मधुमक्खियों का पालना, अब देखिए खेती की बात आने लगी है, पालना यानी खेती। अब यहाँ पे कल्चर वगैरह आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मधुमक्खियों का जो मधुमक्खियों के जो पालना हो यानी खेती है उसको हम बोलते हैं एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर। और रेशम का पालना, रेशम का क्या पालना क्या होता है? तो वो सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर, ठीक है। तो ये सब देखेंगे सीधे सीधे नाम इंग्लिश वाले ही उठा लिए हैं, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ऊतकों की संरचना के अध्ययन से ये संबंध विज्ञान कहलाता है। तो ये ऊपर भी प्रश्न आया था कि ऊतक जो है वो हिस्टोलॉजी में आप देखेंगे टिश्यू वगैरह का जो है अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे न्यूरो आप जाते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ आप देखते होंगे कि न्यूरो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को देखता है, ठीक है, उसी को न्यूरो बोलते हैं, ठीक है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका जो है अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये वृद्ध लोगों का अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी का, ठीक है। और जैसे बच्चों का दिया है तो ये पेडिट्रिशियन होते हैं डॉक्टर, ठीक है। और महिलाओं का गाइनोकोलॉजी होता है, ठीक है। त्वचा जो है आपका डर्मेटोलॉजी होता है, ठीक। पीडियाट्रिक्स आ गया ना, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की बात होती है? तो यहाँ पे शिशु रोग, ठीक। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 30 में, ठीक है। तो 30 में आप देखेंगे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। अब कल्चर आ गया तो यहाँ पे अध्ययन की बात नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो है उससे रिलेटेड जो भी इवोल्यूशन होता है ये अनुवांशिकी के लिए होता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, अभी ऊपर हमने बात करी कैंसर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकी, अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र का तो पहला आंसर हो गया आपका। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो ये है अनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या होते हैं? डेमोग्राफी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, डेमोग्राफी का ये है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अब देखिए, अब इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन तब हमने उतना ठीक से नहीं देखा था। तो रक्त में एंटीबॉडी जो है सीरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, सीरम होता है, सीरम। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है आपका शरीर संरचना और वातावरण। वातावरण तो होना ही चाहिए, उसका संरचना के बाद इसी वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। इसमें शरीर संरचना से उसका मतलब नहीं है, कोई भी जीव हो उसका जो है वातावरण से रिलेटेड जो है इकोलॉजी का रहता है, ठीक है। अब एरेनियोलॉजी, एरोनोलॉजी क्या होता है? तो ये आप देखेंगे मकड़ों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आप देखेंगे कि इसमें आपका आंसर हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें लगे हाथ, बायो साइंटिस्ट भी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 13 भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1 है इसमें कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक वर्णवाद,
ये जो है ये कौन से वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो इसमें डार्विन ने दिया था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो ये मेंडल ने दिया था। ये पहले भी आ चुका है, जब हम लोग प्लांट में जेनेटिक्स वगैरह पढ़ रहे थे तब भी था। तो अब हम लोग जीरोलॉजी के पार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये आया जाए, क्योंकि सेम ही रहता है वो सब चीज़, ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। अब जो डीएनए सिंथेसिस होती है उसकी बात किसने की थी, कानबर्ग ने की थी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्लवमान। तो ये किया था आपका मैकली टांक ने, ठीक है। फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी आ गई ना, तो ये जो है लाइमार्क साहब, ठीक है। और जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। हरगोबिंद खुराना ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो ये आपने देखेंगे चिकित्सा में, ठीक है। चिकित्सा में किस, क्यों, क्योंकि इन्होंने जीन से रिलेटेड जो संबंधी थे उपचार थे उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था, ठीक है। डीएनए वगैरह का उसमें रोल था। निम्नलिखित में से किसने किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता की सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन हमने ऑलरेडी देखा था, वो किसने किया था, वो डार्विन ने किया था, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था तो एक का डार्विन हो जाएगा, ठीक है। और इसने नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने ये भी एक चीज ये बोला कि जो सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो अल्टीमेटली जिंदा रहेगा, बाकी सब लोग खत्म हो जाएंगे। लैमार्क क्या बोलते हैं, लैमार्क जो है वो अंग वाला थ्योरी उन्होंने दी कि जो अंग का यूज होगा जिसका नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, इस टाइप का। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, स्टेथोस्कोप होता है ना, तो उसका आविष्कार किया था लेनेक ने, ठीक है। जो सीनों पे लगा करके देखते हैं ना, देखो उसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है आप देखेंगे चेचक, और इनको इन्होंने ही देखेंगे आप जो इम्यून सिस्टम का जो होता है ना, इम्यूनोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट इन्होंने ठीक किया था, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, ठीक है। मतलब रक्त की बात कर रहा है, तो रक्त की बात सबसे पहले किसने की थी, हार्वे ने, ठीक है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है, आंसर हो गया ये। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, डीएनए की संरचना आई थी ना, डबल हेलिक एक संरचना होती है, तो उसको बताया था किसने, वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने दिया था, तो इवोल्यूशन में आप देखेंगे कि ये आपका डार्विन ने यही बताया था ना कि कैसे लोग इवॉल्व होते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट है, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉट द वीकेस्ट, जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर डाइवर्सिटी होती है वो जिंदा रहता है, ठीक है। मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने हुए, ये किसने बताया था, तो इसमें आप देखेंगे इसमें कई सारे वैज्ञानिक हैं। तो टी स्वान जो है एक आते हैं जिन्होंने कोशिका से रिलेटेड किया था। लुइस पास्चर, तो आप देखेंगे कि ये आपका इम्यूनोलॉजी से है, तो ये गलत हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, तो ये हो सकते हैं। तो इसमें 2 और 4 आंसर सही, ठीक है। ये और ये दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। अब इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें मिलान में आप देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि डीएनए की संरचना किसने दी थी, तो वाटसन और क्रिक ने दी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 3, तो यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसमें आपका आंसर सी वाला सही है, बी का 4, बी का 4। और लैंड स्टीनर ने क्या बोला था कि जो रक्त समूह है ए बी ओ पॉजिटिव इस तरह का जो दिया था ना, उन्होंने दिया था, ठीक है। और जंपिंग जीन और रेगुलेटरी जीन 2 तरह के जीन होते हैं, ठीक है, तो वो बताया था इन्होंने। जंपिंग जीन इन्होंने बताया था और रेगुलेटरी जीन इन्होंने बताया था। जैकब और मोनार्ड ने बताया था रेगुलेटरी जीन, और जंपिंग जीन इन्होंने था बारबरा मेलिकटन, ठीक है। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, ठीक है। तो ये वही आपके मेंडर साहब ने तो जेनेटिक्स बोला था, लेकिन इसको आनुवंशिकी जब बोला तो वो आपको पेटसन ने बोला, ठीक है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे जो फेस लिस्टर, सॉल्क,
सॉल्व तो ठीक है, पोलियो लिखा है, पोलियो होना चाहिए। पोलियो का वैक्सीन जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, सॉल्व ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीका बनाया था, एडवर्ड जेनर, हाँ, इनको इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। और फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज थी। ये तीनों तो सही है, यानी यही गलत है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन यही, क्योंकि ये तीनों तो ऐसे सही है। जोनासन साल्क जो है पोलियो टीका, एडवर्ड जेनर, और इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है ना, उसको लिस्टर ने किया था, ठीक है, लिस्टर। लुइस पास्चर, ठीक है, अभी आया था लुइस पास्चर, इन्होंने रेबीज विरोधी टीका खोजा था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सॉल्क हैं, ये किसको बना रहे हैं? पोलियो को टीका खोज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एडवर्ड जेनर है, चेचक का बनाते हैं, एडवर्ड जेनर। और फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज करते हैं। और लुइस पास्चर जो है, ये रेबीज विरोधी टीका इन्होंने बनाया था, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये अपने फ्लेमिंग ने की थी। इन्होंने ही पेंसिलिन की भी खोज की थी, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अभी सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये फ्लेमिंग साहब ने की थी, ठीक है। अब इसमें देखिए, दो तरह का फ्लेमिंग है, तो इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये फ्लेमिंग, ठीक है, यान फ्लेमिंग की बात की, ठीक है। लुइस पास्चर ने क्या किया था? रेबीज विरोधी। एडवर्ड जेनर ने पोलियो का, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ही है जिनको इम्यूनोलॉजी वाला का डिपार्टमेंट का जनक माना जाता है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया कि किसी रोग से आपको अगर एंटीबायोटिक बनाना है तो कैसे, वो सब चीज़ें वो उन्होंने खोज की थी, ठीक है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? ठीक है, अभी अच्छा प्रश्न है। ये उस समय भी आया था, ठीक है, जब हम लोग प्लांट वगैरह को पढ़ रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे अरस्तु, ठीक है। और किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? ठीक है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था, ठीक है, कि मलेरिया जो रोग है वो मच्छरों के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब इसमें लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस का, तो ये किया था हेंसन ने, ठीक है। अब 26 नंबर हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अब जेनर है, तो जेनर ने, मैं बताया ना कि उन्होंने टीकाकरण जो इम्यून सिस्टम किया था, तो एक का थ्री, सब में एक का थ्री दिया हुआ है, तो अभी एक और ढूंढना पड़ेगा। तो वाटसन वाटसन और क्रिक, इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, तो डीएनए है नहीं, ये द्वीप कुंडली वाला होगा, ठीक है। तो इसमें बी का चार कौन है? तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अभी ये और ये मुझे देखना। लैंडिस्टर है जो रक्त वाला, हाँ, रुधिर वाला, ये इन्होंने ए बी ओ पॉजिटिव, ए बी ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो अब सी का एक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और डी का फोर, तो फ्लेमिंग जो है, इन्होंने पेंसिलिन बनाया था, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। रक्त समूह का आविष्कारक है, तो रक्त समूह का आविष्कारक रोजाई से, तो लैंडिस्टर है। इन्होंने तो ही ए बी ग्रुप ये सब बताया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अब ये काफी अच्छा प्रश्न है, इसने एफ जी बेंटिंग ने, ठीक है। पुनरावर्तन सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, किसने बताई थी? पुनरावर्तन जो रिवाइज बार बार वो होता है ना, रिसाइकिल होता है ना उसको, तो अर्नस्ट हैकेल ने बताई थी, ठीक है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? जेनर ने किया था। ये तो मैं कितनी बार बोल दिया कि इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट ही पूरा इनका बनाया हुआ है। और होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? ये काफी अच्छा प्रश्न है कि आजकल होम्योपैथी को, तो ये है हाइनेमैन, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें एनिमल टिश्यूज की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हिस्टोलॉजी का। अब हिस्टोलॉजी में आप देखेंगे टिश्यू वगैरह, इसके पहले जो आया था ना, उसमें था ना कि टिश्यू में का जो स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो उसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो तो उसने किया था मेयर ने, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो तमाम तरह के ऊतक हमारे शरीर में होते हैं, तमाम तरह के टिश्यू होते हैं, तो उसमें कौन सा है जो सुरक्षा कवच का काम करता है? तो ये होता है एपीथीलियमी ऊतक, ठीक है, एपीथीलियमी ऊतक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? अब एक ऐसा ऊतक भी होता है जो घाव भरने में सहायक होता है, तो यही रक्षा सुरक्षा कवच यही तो कर रहा है ना, घाव भरने का मतलब यही तो, यही हुआ एपीथीलियमी ऊतक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? अब कौन सा ऐसा है जो शरीर को गर्म करके रखता है? तो वसामय ऊतक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सेबिसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। सेबिसियस ग्रंथ कहाँ पाई जाती हैं? तो
स्तनियों की त्वचा की डर्मिस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा की सबसे मोटी होती है, कहाँ पे सबसे मोटी होती है? तो हम जहाँ पे चलते हैं तलवे पर सबसे मोटी होती है, क्योंकि ये जो है इसी पे सारा भार लेना होता है। लैक्रामाइल लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। अब ग्रंथियों का भी इसमें ग्लैंड का जो जिसको बोलते हैं, तो लैक्राइमल जो है ये ग्रंथियां कौन से क्या करती हैं, ये आंसू निकालती हैं। ठीक, 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये 8वां नंबर प्रश्न है। तो इसमें दिया है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या वजह है? तो इसमें आप देखा है कि उपचय चर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाता है। ठीक है, लचीलापन हार्ड हो जाती है इसलिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट सेल, तो इसमें नॉर्मली स्किन को माना जाता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, वो सबसे स्किन जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ये कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका जो है नर्वस सिस्टम आप देखेंगे पूरे शरीर में फैला होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? अब ये प्रश्न भी अच्छा है। तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है उसी की मैं बात कर रहा था। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के किसके द्वारा होता है? संवेदना, जो आपको फीलिंग्स होती है ना, तो वो उसके लिए नर्वस सिस्टम ही है। कहीं भी टच होते हैं तुरंत आपको पता चलता है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। अब लिगामेंट आप देखेंगे कि जो दो ऊतक होते हैं ना, उनको जोड़ता है। तो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं ना, लिगामेंट हट गया है, टूट गया, अगर हड्डियां टूट जाती हैं। ऊँट का कुगड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये बना होता है वसामय ऊतक का। ठीक है, और ये ही आप देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोल में इसी का रोल होता है। ठीक है, वसामय का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? अब ये प्रश्न अच्छा है कि, तो अब इसमें वसा ऊतक, वसा फैट, यही हमारे शरीर में जाता है तो हमको मोटापा होता है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ठीक है, तो रक्त होता है। रक्त हमेशा टिश्यू होता है। ठीक है, ये नॉर्मली लोग इसको अंग से जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, फिर इसमें क्या बोलते हैं उसको, वो भी होता है, अरे जो डोनेट करते हैं, तो ये सब तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको ऊतक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, बायोप्सी संबंधित है। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई किसी को कैंसर वैंसर है तो वो टेस्ट होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, टिश्यूज निकाल करके टेस्ट किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं, तो उसको बायोप्सी बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे मृत्यु का कारण जानने के लिए बेहोशी के परीक्षण के लिए जाना जाता है। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना, एक थोड़ा सा टिश्यू ले लिया जाता है और फिर पता किया जाता है कि वहाँ पे क्या कोशिकाएं हैं। अब देखिए मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मास्ट कोशिकाओं की बात करता है तो ये पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। ठीक है, तमाम तरह के टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के तमाम प्रकार होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे एक संयोजी ऊतक होता है, उसमें जो है मास्ट सेल पाया जाता है। हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हाइवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? स्थनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? जो फेफड़ा ढका होता है ना जिसमें, उसको प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ठीक है, तो ये बने होते हैं डेंटाइन के। ठीक है, जो ऊपरी पद परत होता है उसको एनामेल बोलते हैं। ठीक है, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो ये बना होता है एनामेल का। ठीक है, ऊपरी शिखर मतलब ऊपरी परत की बात करता है। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नभि रज्जु, नाभि होता है ना, नाभ, तो वो क्या है? तो ये प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ठीक है, 23 नंबर देख लेते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी अभी जिंदा है और सेल तो डैमेज होते ही रहते हैं, तो उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। ठीक है, किसी ऊतक के नख, खुर और सिंग के बने होते हैं। अब ये किसके बने होते हैं? इसमें आप देखेंगे नॉर्मली ये लोग डेड होते हैं। ठीक है, तो ये केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, ये सब पूछने के लिए नाखून, खुर, सिंग, ये सब। आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? ठीक है, तो ये बंदर से लिया है। ठीक है, आरएच फैक्टर होता है ना, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ब्लड डोनेट किया जा सकता है कि नहीं, उसमें आरएच फैक्टर होता है। जन्म के बाद मानव के लिए किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म अगर हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं, तो सेल जो होता है ना, टिश्यूज, वो जनरेट होते रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे उसमें बोल रहा है कि किस में नहीं होता, तो वो होता है तंत्रिका में नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो ब्लड की बात कर रहा था कि WBC प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा डोनेट सुने होंगे। ठीक है, प्लाज्मा में जल प्रतिशत कितना होता है? तो 90% उसमें जल होता है। रक्त होता है, तो ये अभी हमने बात की थी, रक्त टिश्यू होता है। तो आप देखेंगे अभी किस तरह का टिश्यू होता है, तो ये संयोजी ऊतक होता है, जो कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं ना, दोनों को जोड़ता है ना। तो ये हमारा 14 का था। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग
आनुवंशिकी से बात करेंगे, आनुवंशिकी की, ठीक है। तो जेनेटिक्स हालांकि हमने प्लांट वाले में भी देखा था, फिर भी यहाँ पे देखेंगे। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।